कौन है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। धरती पर धरती का आकार कैसा है? धरती का कैसा आकार है? दो तरफ से चपटी और दो तरफ से गोल। ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं? लंधवच गोलाभ। लंधवच गोलाभ, ओबलेट स्फेरॉइड। पहली बार धरती को गोल किसने बताया था? अरस्तु। पहली बार धरती को गोल किसने बताया? अरस्तु ने कहा था। लिख लो इस बात को, इस बात को लिख लेना है। अरस्तु ने पहली बार कहा था धरती को गोल। लिखवा दिए, फिर लिख लीजिए एक बार। जहां जहां लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा। अरस्तु फर्स्टली सेड दैट अर्थ इज स्फेरॉइड इन शेप। अरिस्टोटल फर्स्टली सेड दैट इज स्फेरॉइड इन शेप। लिखना है, सबको लिखना है। आप पहली क्लास में आज क्या? आज आपकी पहली क्लास है कॉर्नर। पहले कभी क्लास नहीं लिया मेरा? यूट्यूब पे लिया है? अच्छा, आज पहली बार आए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो बीपीएससी 70वीं की तैयारी करना है। 70 बीपीएससी, बहुत अच्छा है, अच्छे से करिए। फॉर्म भर दिए फ्री वाला? फ्री वाला जो फॉर्म था, फ्री में पढ़ने वाला, वो फॉर्म भर दिया आपने? क्या नहीं भरे? भर देते, फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, है ना? सबको नहीं मिलेगा, जो पास करेगा उसको मिलेगा। एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में टॉप 50 में जो आएगा लड़का, जो टॉप 50 में आएगा लड़का, उसकी अलग सिलेक्शन। और टॉप 50 लड़की का मेरिट अलग बनेगा, लड़का का मेरिट अलग बनेगा। मैंने टोटल 50 लड़के 50 लड़कियों का सिलेक्शन करना है। नहीं, इस बैच में नहीं पड़ेगा, उसके लिए अलग बैच लॉन्च होगा शाम 3 से 6 मेरे ख्याल से। इसमें नहीं पढ़ेगा, वो अलग से पढ़ेगा। और उसमें जो लड़के परीक्षा देंगे, फी है 55,000। लेकिन जो एग्जाम में बैठ जाएगा, फेल कर गया मान लीजिए, तो उसका है कि अगर नंबर देखेंगे हम लोग बनाएंगे, 70% से ऊपर ला दिया तो 10,000 फी। 60% से ऊपर लाया है तो 12,000 फी। 50% से ऊपर लाया है तो 14,000 फी है। अभी इस बार हम लोग लागू कर रहे हैं नियम। ये नियम अब इस बार से लागू। और 40% से नीचे वाले की कोई दवाई नहीं, उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा। 50% तक नियम बनाएंगे हम लोग, 45 से 50%। उसके नीचे लाएंगे, कोई 55,000 दीजिए। अच्छा है, लोग इसी बहाने खूब तैयारी करेंगे, कम से कम टॉप 50 में ना सही उसमें आ जाए जिसमें 10,000 में काम हो जाए। ठीक है, तो भाई धरती को पहली बार गोल किसने बताया? अरस्तु ने कहा। और धरती कैसी है? लंधवच गोलाभ। धरती में ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे को मैप में नक्शा में ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, उत्तर, नीचे दक्षिण। सब जानता होगा, ये बात सबको पता है ना। मैप में ऊपर को नॉर्थ, नीचे को साउथ। और बायां हाथ, ऐसे खड़े हो जाओ, बायां हाथ पश्चिम, दाहिना हाथ पूरब। कैसे याद रहेगा? बावां हाथ से कोई भी शुभ काम नहीं करते, मतलब कि एक तरह से निगेटिव साइन है बायां हाथ। तो निगेटिव यानी सनसेट का मतलब सूर्य का डूबना निगेटिव होता है। सूरज किधर डूबता है? पश्चिम में। तो बायां हाथ पश्चिम और दाहिना हाथ पॉजिटिव का साइन है। कैसे याद रहेगा? दाहिना हाथ तरफ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। धरती पर आप लोग कई सारी पड़ी लाइन, कई सारी खड़ी लाइन को देखा होगा। धरती पर आप लोगों ने कई सारी पड़ी लाइन और कई सारी खड़ी लाइन को देखा होगा, इस तरीके का।
कई सारी पड़ी लाइन और कई सारी खड़ी लाइन को देखा होगा। धरती के ऊपर जो पड़ी लाइन है, मतलब स्लीपिंग लाइन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जो पड़ी लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश, यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और धरती पर जितनी खड़ी लाइनें हैं यानी कि स्टैंडिंग लाइन, उसका नाम है देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ठीक है। ये जो एक एक ब्लॉक बन रहा है, ये जो ब्लॉक खड़ी पड़ी लाइन के बीच जो ब्लॉक बन रहा है, इस ब्लॉक को बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। ये पूरा जो जाल बना, इस जाल को बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। धरती पर जो अक्षांश देशांतर का जाल बना उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड। और जो एक एक ब्लॉक बना उसको गोरे। ठीक है, बनाइए बनाइए भाई, नाम दिया गया है, बना लीजिए, तकलीफ में क्यों आ रहे हैं? हो गया? ये सब छोटा मोटा जानकारी है, सब छोटे मोटे जानकारी रहता है। जानकारी ना होता है तब बड़ा हो जाता है। हाँ? तो 6th क्लास के ना पढ़ना होता है एनसीईआरटी। आईए से तैयारी करने जाइए तो क्या लोग बोलता है 6th क्लास का एनसीईआरटी 6 से 12 तक का पढ़िए, और कभी कभी 7वां 8वां का भी पूछ लेता है क्वेश्चन। आइए से पूछता ही है। तब देखिए हमारी कमी यही है, क्या ये जाल है, उसको धरती के ऊपर अक्षांश देशांतर के जाल को ग्रिड कहते हैं। कहते हैं भाई कि इत्मीनान से पढ़ना है। यूपीएससी अंदर का क्वेश्चन पूछ लेता है एनसीईआरटी में से ही, पर जो चीज़ आप छोड़ के निकल गए सवाल वहाँ से पूछ लेती है। तो हमें एनसीईआरटी पढ़ते समय हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, ख़त्म करने की हड़बड़ी। हमें एक एक बात को, एक एक लाइन को समझ समझ के पढ़ना चाहिए। और आज बजट भी आ रहा है, अंतरिम बजट। जब गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या पेश करती है? अंतरिम बजट। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल चले गए, जेल नहीं गए, ईडी के हिरासत में चले गए, इस्तीफा दे दिए। नहीं, चंपक सोरेन बन रहे हैं मुख्यमंत्री। चंपक सोरेन। तो ये घोटाला है, अब पकड़ा भी जाना चाहिए, स्वागत इस चीज का है, लेकिन चौतरफा छापेमारी होनी चाहिए, केवल विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी नहीं। अगर हमको शक है कि कौन है वो, शरद पवार के भतीजा अजित पवार चोर है मान लीजिए, तो हमारा शक है जी, तो दूर कर दीजिए एक बार चेक करके। मान लीजिए हमको शक है तो उसको भी चेक एक बार कर लीजिए। हमको शक है कि वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चोर है, तो उसको चेक करवा लीजिए एक बार, क्या दिक्कत है? हम किसी पर शक नहीं कर, हमने तो ईडी है ना सीबीआई है, हम जनता है, आज जनता को शक है उन लोगों पर भी, तो उनकी भी जांच करवा लीजिए। है बात तो नहीं है। मेरा कहना है कि
किसी को चोर साबित करना नहीं, सब ईमानदार सब चोर, ठीक है। तो जिस पर जनता उंगली उठा रही है उसको चेक करा लीजिए एक बार ईमानदारी से। भारत में एक एजेंसी ऐसी भी होनी चाहिए, एक एजेंसी ऐसी होनी चाहिए चुनाव आयोग के जैसा, जो निष्पक्ष जांच करे, किसी कब्जे में न हो, आदेश पालक के रूप में न रहे, अपने मन से कार्रवाई करे, आदेश पाने के बाद कार्रवाई न करे, खुद से प्रधानमंत्री की भी छापा मार दे। ऐसा संस्था होनी चाहिए जिससे पीएम को डिटेन करके उसकी पूरी कमरे की तलाशी ले ले, बैंक बैलेंस की तलाशी ले ले। ऐसा संस्था होना चाहिए। झूठ मूठ के लोकतंत्र के नाम पर कि प्रधानमंत्री जेल नहीं जा सकते, कौची है, क्यों नहीं जा सकता? चोर है जेल नहीं जाएगा, ये भारत है। खैर जाने दीजिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। हम जनता हैं, हम सब जानते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते, फिर भी जात के नाम पे वोट, फिर भी जात पात के नाम पे वोट देते रहते हैं। जात पात धर्म के नाम पे वोट देते हैं ना जी। हाँ, जनता जो है ना ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देती है। फिर भी सब जानने के बाद भी, सब जानने के नाम पर भी कि राम मंदिर से हमारा सिलेंडर नहीं भरेगा, हमारा सिलेंडर हमारे कमाई से भरेगा। हम सिलेंडर अपना भरवाएंगे, सिलेंडर राम मंदिर से सिलेंडर नहीं आएगा। वो सिलेंडर आएगा कहां से? कमाने से। बाबरी मस्जिद और ज्ञान वापी मस्जिद से सिलेंडर न भराता है, सिलेंडर भरने के लिए काम करना पड़ता है। अपनी जगह पे भगवान ईसा और अल्लाह और खुदा अपनी जगह है, वो सिलेंडर भरवाने नहीं आते, भरवाने के लिए काम करना पड़ता है। तो काम कहाँ से आएगा? तो काम के लिए क्या होना चाहिए? जनरेट होना चाहिए रोजगार, और रोजगार जनरेट नहीं हो रहा है तो हम उसे वोट नहीं देंगे। ये फॉर्मूला होना चाहिए। क्या गलत बोल रहा हूं तो बोलिएगा। हम जानते हैं कुछ लोग होंगे इसमें कंप्लीटली संघ वाले लोग, जो हाफ पैंट पहन के प्रैक्टिस भी किए होंगे ग्राउंड में, हमको पता है कुछ लोग होंगे ऐसे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जब मैंने बोला कि अल्लाह खुदा कुछ नहीं है, तो भी होंगे कुछ लोग कि भाई अगर क्यों ऐसा बोल सकते हैं, वही तो हमारा सिलेंडर भरवाता है। तो एक बार सिलेंडर खाली हो जाए, अब मस्जिद के सामने जाकर बोलिएगा, जोर जोर चिल्लाइएगा, सिलेंडर भर जाए तो हमको बोलिएगा। मंदिर के सामने, कोई हिंदू है तो मंदिर के सामने जाके चिल्ला चिल्ला के बोले सिलेंडर भर दीजिए भगवान। सिलेंडर काम करने से भरता है भाई, मेहनत करने से भरता है। हम नास्तिक नहीं आपको बना रहे हैं, हम खुद पुजारी आदमी हैं। दिन में आधा घंटा पूजा करके निकलते हैं, पर काम में विश्वास करते हैं। भगवान जी से कभी नहीं बोलते कि मेरा सिलेंडर भरवा दीजिए आप। इसलिए पढ़िए, रोजगार लीजिए, अब वोट धर्म जाति से हट के जो आपको लगे अच्छा उसको कर दीजिए, लेकिन जाति धर्म के आधार पर मत कीजिए। क्या जी गलत बोल रहा हूं? एक सेकंड रुकिएगा, इसको उतार लिए ना।
अभी 67वीं बीपीएससी वाला के सबके डीवी हो रहा है, तो कुछ डिपार्टमेंट का भी डीवी ना हुआ है। SC/ST वेलफेयर का डीवी अभी दिया है, अपडेट दिया है। क्या हो रहा है, बार बार चेंज करना पड़ेगा क्या? हाँ जी, आप लोग का भी डीवी होगा जब आप पास कर जाइएगा 70वीं बीपीएससी, तो बुलाया जाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। थाना में कोई आपके खिलाफ मामला तो दर्ज नहीं है ना? आजकल लड़कियों के ही मामला दर्ज हो रहे हैं, लड़के का नहीं दर्ज होते। चेक होगा तो फिर करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा SP ऑफिस से, और फिर SDM कोर्ट से अलगे बनेगा, 2 को बनेगा, वही डीवी में जमा होगा SDM वाला। चलिए, भगवान करे कि 70वीं में आप सभी लोग डीवी करवाइए। नहीं, होने के बाद होता है, पहले नहीं होता है। पहले होता है आयोग में, इंटरव्यू देने जाइएगा ना, तो उससे जस्ट पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट बीपीएससी चेक करेगी, जिसके आधार पे आपने फॉर्म भरा था वो डॉक्यूमेंट है आपके पास, जेरॉक्स, आपका खुद का सेल्फ अटेस्टेड, तो हाँ जी है, तो ओके जाइए आप इंटरव्यू दीजिए। उसके बाद इंटरव्यू में भेजा जाता है, फिर इंटरव्यू दे के आइए, बस हो गया, नौकरी रिजल्ट आ जाएगा। फिर डिपार्टमेंट आपका 2 बार डीवी करेगा, एक बार ज्वाइनिंग से पहले, एक बार ज्वाइनिंग के समय। फिर साल 2 साल पर आपका डॉक्यूमेंट मांगता रहेगा वो, कि भुला गया फिर से जमा कर दीजिए ना, शक रहता है। चलिए, तो बढ़िया से पढ़िए ताकि 70वीं में खुशी आपको मिले। हाँ जी, तो भैया सुनो, कैसे खींचते हैं अक्षांश? अक्षांश कैसे खींचते हैं? सबसे पहले अक्षांश हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए अक्षांश, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, क्या है लैटिट्यूड, व्हाट इज लैटिट्यूड, क्या है अक्षांश। एगो मान लीजिए कि एगो गोला जैसा घर है, आपने सुना होगा ना, होलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर। 9, 10, 11, 12 क्लास में हम लोग पढ़ते थे ग्रेविटेशन का चैप्टर, उसमें होलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर ये सब आता था ना। तो सॉलिड स्फेयर मतलब पूरा भरा हुआ, होलोस्फेयर मतलब पूरा खाली। तो मान लीजिए बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग, हम आपको समझाने के लिए सब एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा बिल्डिंग जो पूरा हॉलो है, खाली है, उसमें रस्सी में बांध के आपको ऊपर से लटकाते हैं हम नीचे। उस घर में गोला टाइप का जो घर है, उसमें आपको इस तरह से रस्सी बांध कर क्या करते हैं, लटकाते हैं, और आप पूरा एकदम चिल्ला रहे हैं हाथ फैला के, रस्सी बांध के आपको ऐसे लटका दिए घर के अंदर। कभी चांद से कौन बनाए, चांद बने प्रोटेक्टर, अरे प्रोटेक्टर से एंगल बनाए, अरे हम लोग चांद बोलते हिंदी मीडियम वाले, हम लोग कभी प्रोटेक्टर, हम तो +2 में आए तब जाने अच्छा इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। सही बात, जो बात है सो बता रहा हूँ। तो प्रोटेक्टर से कौन बनाते थे हम लोग 7वीं 8वीं तक, 9वीं में भी बनाते रहे, लेकिन प्रकाल से बनाना होता था, तो बनाने आता नहीं था, तो चांद से बना के जहाँ तहाँ काट के मिटा देते थे ऐसे ऐसे। हाँ, तो टीचर तो पुराना आदमी है, वो पकड़ लिया मैटर को, है ना, बाल झुका के 3 मुक्का पीठ पर दिया, तब पता है कि मिटा दिए थे। फिर मुक्का पड़ा तो सीख लिए, पहला कटान 60, दूसरा कटान 120, 120 को बढ़ा के काटिए तो इधर काटिए तो 105, इन्हें काटिए तो 75, और फिर 60 के बढ़ाए काटिए तो 30, और 30 के बढ़ाए काटिए तो उधर काटिए तो 45, और नीचे काटिए तो 15। याद हो गया? बाद में जब पिटाए तब। तो गुरु, चांद से कौन बनाए होंगे? एक तरफ 0 लिखा मिलता है और दूसरी तरफ 180 लिखा मिलता है। आप दोनों तरफ 0 कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 0 कर लीजिए। इधर से भी 1 2 90, इधर से भी 1 2 90, बीच में क्या रहता है 90 डिग्री। अरे चांद से कौन बनाया ना है जी? अरे लंबा ऐसे रख देते हैं, लाइन खींच देते हैं, जिस पॉइंट पे एंगल दिख रहा है पॉइंट बना दिए, खींच दिए, हो गया एंगल। तो गुरु, चांद पर इधर से भी 0 से 90, इधर से भी 0 से 90, अब बीच में हम लटके हैं, मान लो ये भी क्या है, ऊपर से चांद ही है, हॉलोस्फेयर में लटके तो चांद ही तो है, आधा पर से चांद है इतना दूर। तो हम क्या करेंगे, इस दीवार पे एक पॉइंट बनाएंगे, इस दीवार पे भी एक पॉइंट बनाएंगे, दोनों दीवार पे एक पॉइंट बनाएंगे, इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक गोल सर्किल खींच लेंगे ऐसे। तो जो पूरा सर्किल हुआ, बीचों बीच जो पॉइंट डाले वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री को पॉइंट करते हुए जो सर्किल बना उसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश।
इसका मतलब अक्षांश कोई रेखा नहीं है बल्कि पूरा एक सर्किल है, इसीलिए अक्षांश को वृत्त भी कहते हैं, सर्किल भी कहते हैं। अब पता है आपको, दो बिंदु से केवल एक वृत्त गुजर सकता है, दो बिंदु से, दो संरेख बिंदु से, दो लीनियर पॉइंट से एक और केवल एक वृत्त गुजर सकता है, एक सर्कल गुजर सकता है। 3 नॉन लीनियर पॉइंट से भी एक और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। पढ़े थे 10वीं क्लास में हम लोग, 10वीं क्लास में जो सर्किल वाला ज्योमेट्री था थ्योरम, 3 असंरेख, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। 3 नॉन कोलिनियर, ऐसे बिंदु जो एक लाइन में ना हो उसको असंरेख बिंदु कहते हैं। ऐसे बिंदु जो एक लाइन में ना हो उसको बोलते हैं असंरेख, नॉन कोलिनियर। और ऐसे बिंदु जो एक लाइन में हो उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो 2 कोलिनियर पॉइंट से एक और केवल एक वृत्त गुजर सकता है, और 3 नॉन कोलिनियर से भी एक और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। ये सब 10वीं क्लास में पढ़ना था, थ्योरम था ये सब, समझे। तो भैया 2 पॉइंट लिए तो उससे एक वृत्त गुजर गया 0 डिग्री पर। फिर वैसे ही ऊपर में 1 डिग्री का कोण बना लिए, फिर नीचे में भी बना लेंगे 1 डिग्री का। ऊपर में जो 1 डिग्री कोण बनाए फिर उसको लेते हुए भी एक सर्किल बन जाएगा, उसको बोलेंगे 1 डिग्री अक्षांश, फिर 2 डिग्री अक्षांश, फिर 3 डिग्री अक्षांश, 4, फिर नीचे भी वैसे ही चलेगा। ऊपर में 1 डिग्री 2 डिग्री और नीचे में भी 1 डिग्री 2 डिग्री, नीचे में भी ये 0 डिग्री है मान लो, यहाँ पर भी नीचे में भी 1 डिग्री अक्षांश और ऊपर में भी 1 डिग्री अक्षांश। ऐसे कितना बनेगा ऊपर में, कितना डिग्री तक है, 90 डिग्री तक। कितना डिग्री तक है, 90। तो कितने लाइन खींच जाएंगे, ऐसे लाइन मत कहिए सर, कितने सर्किल होंगे, कितने सर्किल होंगे। अरे सामने से देखने से लाइन लग रहा है पर ये पूरा सर्किल है। कितने सर्किल होंगे, 90 सर्किल होंगे। 90 पर तो एक पॉइंट हो जाएगा खाली, 90 पर क्या हो जाएगा एक, क्योंकि 90 का पॉइंट कॉमन पॉइंट है। अब बिंदु क्या है, बिंदु को आप सरल रेखा बोलिए, वक्र रेखा बोलिए, सब चलेगा। हम लोग बचपन में बिंदु की परिभाषा खाली याद रहता था, मास्टर कुछ पूछे बिंदु की परिभाषा बताते थे। बिंदु उस सरल रेखा को कहते हैं जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो। नहीं, आराम से याद हो जाता था। अब फिजिक्स में बल की परिभाषा, खींचा या ढकेला जाए उसे बल कहते हैं। फिर बाद में पढ़े कि बल उस भौतिक कार्य को कहते हैं, है ना, जिसके लगने से किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो जाए, उसे बल कहते हैं। फिर बाद पहले खींचा या धकेला जाए, पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। और फिर एगो याद रहता था ऊर्जा की परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क। एगो न्यूटन के तीसरा गति नियम, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। बस इतने याद था और कुछ नहीं। हाँ, बाकी खिड़की से बस्ता फेंक के दोपहर बाद गायब, गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अज्ञानता का था वो। कि एक अपना कूदा पहले, बादशाह सर उधर घूमे लिखने के लिए, तो एक कूद गया बाहर, अपना बस्ता छोड़ दिया वो। फिर एक आदमी किनारे बैठ गया, सबका बस्ता उसको पकड़ा दिया। फिर बारी बारी से पूरा पीछे वाला बेंच खाली। मास्टर ने पूछा वहां जो बैठा था सब चारों कहाँ गया, तो सर जी नहीं था कोई यहाँ, सब मिला हुआ है। से आप हम ही लोग थे सर जी। फिर अगला दिन से अटेंडेंस बनना शुरू हो गया, भाई आते हैं टीचर, हाँ जी, सबका बन गया। गायब होगा तो कौन बना दिया, भूत बना दिया अटेंडेंस। चलता था सिनेमा हॉल, वीडियो हॉल चलता था, वीडियो VCR। सिनेमा हॉल में कुछ रहता था, वो पर्दा नहीं, VCR टीवी चलता था, और उसमें लगता था 2 रुपया टिकट। अब पोस्टर जो था वो सिनेमा हॉल के एकदम रोड पे लगाए रखता था, एकदम ऐसे तलवार लिया हुआ, तो पिस्टल लिया हुआ, तोप चलाता हुआ, है ना, अक्षय कुमार। हमको यार लगता है फिल्म अच्छा लगा है, आज भागना पड़ेगा। प्लान बना सिनेमा हॉल में, गांव के लोगों को खबर लग गई कि ये लोग सिनेमा देखता है। तो एक गांव का कड़ियला बुजुर्ग आदमी पहले ही से 2 रुपया का टिकट लेके बैठा हुआ है, छड़ी लेके।
एक घूसा पिटाया जम के, हम लोग भागे। दूसरा दिन से हम लोग भी चालाक, पड़ोस के गांव का एक लड़का को लगा दिए कि तुम टिकट लेके जाओ, सर्च करके देखोगे है कि नहीं हो। तो होता था। लेकिन नौवीं 10वीं क्लास में ज्ञान हो गया हमें अच्छे से, फिर रात रात भर पढ़ते थे। 8वीं तक ये सब काम हुआ, 8वीं तक हुआ, लेकिन 10वीं 9वीं 10वीं में खूब पढ़े। बताए थे आपको, रात रात भर पढ़ते थे, दिन दिन भर पढ़ते थे। बोलते तो फिजिक्स वाली किताब को पूरा, केमिस्ट्री वाली किताब को पूरा पढ़ गए थे 20-20 बार। वही सब हमको आज तक याद है। हो गया ये। कैसे खींचते? तो ऊपर कितने लाइन खींचे जाएंगे? 90 लाइन। नीचे कितने लाइन विद्यार्थी? 90 लाइन। तो 90 180 लाइन। अब बीच वाला लाइन के छोड़ दोगे 0 डिग्री को, तो 181। तो कितने लैटिट्यूड खींचे जाएंगे? एक डिग्री पर, एक डिग्री पर कितने लैटिट्यूड खींचे जाएंगे? 181। तो लिखिए, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज 181। इसी बहाने 5-6 को डिफिनेशन पढ़ लिए, न्यूटन का तीसरा गति नियम जान गए, बिंदु का परिभाषा जान गए, ऊर्जा के जान गए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तब हम बात बना रहे हैं, लेकिन उस बात में भी ज्ञान का पिटारा है गुरु। कहीं भी कुछ छोड़ नहीं रहे, हर जगह निकाल रहे हैं कुछ ना कुछ। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। हो गया। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं? अक्षांश की कुल संख्या 181। आपको भी लिखना है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181। नया चैप्टर है हमारे लिए, सभी नए विद्यार्थी हैं। जब नया चैप्टर शुरू होता है ना, तो हर दिन ये सब नया विद्यार्थी होता है। इसलिए आप इसको नया क्लास समझ के मत पढ़िए। पहले कभी क्लास में ही आपको देखा है ऐसा लग रहा है। कभी मिले हैं इससे पहले हमसे? आप नहीं मिले। अच्छा, यूट्यूब पे हाँ होता है आजकल टेलीपैथी। टेलीपैथी नाम सुना है? दूर स्थित लोगों से भी संपर्क साध लेना। जैसे कोई दुर्घटना होने वाला है तो आपको अंदर से कुछ फील होने लगेगा, मन अच्छा नहीं लगेगा, शाम को पता चल जाएगा दुर्घटना हो गया। तो क्या होगा? हम सुबह से लग रहा था कुछ होने वाला ना होनी। इसको बोलते हैं टेलीपैथी। सुबह से खुशी लग रहा है, अंदर से कुछ अजीब टाइप का खुशी है कुछ। शाम को पता चला कि मेरे भैया इंस्पेक्टर हो गए, नहीं, या खुद का रिजल्ट मेरा शाम को आ गया, हम खुद हो गए डीएसपी हैं। और आते में देता। चलिए, लो मेरा 3 बजे शाम को दिया था, मेरा फाइनल रिजल्ट 3 बजे आया था। क्या लिखे? रिजल्ट में चेक किए, मेरा नाम चेक किए थे, कोई रजनीश कुमार नहीं आ रहा था कि हो गया मेरा। आपको तो हम बताया नहीं थे कि मेरा मेंस हुआ है। तो नहीं थे कि सब टीचर देवे करते हैं, सबके नाम चेक करिए। 65वीं में 11 रजनीश कुमार थे, हम नहीं थे उसमें। 65वीं बीपीएससी में इंटरव्यू हम दिए थे, तो 11 रजनीश कुमार थे, पर हम नहीं थे उसमें। इस बार थे। हो गया भाई, समझ गए? अब सुनिए, एक बात बताओ कि लैटिट्यूड एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा? समान होगा। पैरेलल लाइन का क्या डेफिनेशन होता है? गणितों पढ़ा रहे हैं आप लोगों को हम। आज गणित के 3 को थ्योरम बता दिए, 2 को उन्हें बताए, एक को फिर बता रहे हैं। पैरेलल लाइन का क्या डेफिनेशन है? जब कोई 2 लाइन आपस में कहीं मिले नहीं, कहीं नहीं मिले, उसको समानांतर रेखा कहते हैं। या 2 लाइन के बीच की दूरी, और आप तब न मिलेंगे जब दूरी समाप्त हो जाएगा। अब बीच की दूरी बराबर रह जाएगा हर जगह, तो मिल पाएंगे कभी जिंदगी में? नहीं। 2 रेखा के बीच की दूरी नहीं, दूरी बीच में मैंने कम ना हो, तो उससे समझिए वो लाइन क्या है? हमेशा समान हो। 2 रेखा के बीच की दूरी, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। 2 रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान हो,
हर जगह। जितनी लंबाई इसकी उतनी ही इसकी, उतनी ही इसकी, उतनी ही इसकी। तो लाइन क्या होगा? दोनों पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा। अब दो रेखा के बीच की लंबवत दूरी, न कि तिरछी दूरी नहीं। अब दो रेखा के बीच की ये दूरी और ये दूरी थोड़ा ना बराबर होगा, ये दूरी थोड़ा ना बराबर होगा। दो रेखा के बीच की लंबवत दूरी हर जगह समान हो तो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। या जब दो रेखा को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। और संगत कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। संगत कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। यानी कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। और एक ही तरफ के दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री आ जाए तो समझिए वो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा, समानांतर होगा। समानांतर रेखा ही नहीं, समानांतर रेखा बीच की दूरी हमेशा समान होता है। तो दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा? समान होगा। तो कितनी होगी? 111 किलोमीटर। तो लिखिए दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। एक लाइन और लिख लीजिए कि अक्षांश एक दूसरे का समानांतर होता है। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अक्षांश एक दूसरे का समानांतर होता है। तो पानी की व्यवस्था है क्या? हो गया? अक्षांश एक दूसरे का क्या होता है? समानांतर होता है। हो गया? अब चलिए आगे। ये तो हो गया हमारा अक्षांश कैसे खींचते हैं, अक्षांश कैसे ड्रॉ करते हैं, कितनी संख्या होती है, तो हो गया। अब समझिए कि धरती जो है ना वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये पहली बार किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। तो लिखिए एक लाइन, सब सुनिए एक बात और। धरती जो है सूर्य, तब लिखना, सूर्य के चारों ओर धरती 365 दिन और 6 घंटे में घूमती है। ये धरती अर्थ है, ये अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमती है। अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमती है और एक्सिस पर घूमते घूमते सूरज का चक्कर भी लगाती है। मान लो ऐसे, मान लो मैं धरती हूँ तो खुद भी घूम रहा हूँ और आगे भी बढ़ रहा हूँ, सूरज के चक्कर भी लगाने चल रहा हूँ, खुद भी घूम रहा, ऐसे मतलब खुद भी धरती घूमती है और सूरज के चारों, घूमते घूमते सूरज के चारों ओर जाती है। धरती जब खुद में घूमती है तो उसी को बोलते हैं एक्सिस पर घूमना, अक्ष पर घूमना। धरती अपने एक्सिस पर घूमती है लगभग 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट और 44 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 44 सेकेंड में घूमती है। तो काहे ला उतना सेकेंड मिनट करिएगा, 24 घंटा लिखिए। धरती अपने एक्सिस पर कितना देर में घूमती है? 24 घंटा। 23 घंटे 56 मिनट, इतना करने की क्या जरूरत है? सीधे 24 घंटा अबाउट याद रखिए। धरती एक बार कितने देर में चक्कर लगाती है? 24 घंटे में चक्कर लगाती है। गुरु, जब धरती 24 घंटे में चक्कर लगाती है तब दिन और रात होता है। तो धरती पर एक्सिस पर, धरती को अपने एक्सिस पर घूमने के कारण दिन और रात होता है, डे एंड नाइट। धरती जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो उससे सीजन चेंज होता है।
ऋतु परिवर्तन होता है। धरती का सूरज के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। धरती का एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन, यानी घूर्णन। नींद आ रहा है, जमाई पे जमाई ले रहे हैं। नहीं, इसीलिए रात को पूरा सो लीजिए तब पढ़ने आइए। रात में अगर देर से सोते, मान लीजिए 3 बजे नहीं फुर्सत मिला सोने का, तो उठिए 9 बजे, 6 घंटा का सो के उठिए। मेरा मानना है अब 3 बजे सोएंगे तुरंत 5 बजे जग जाएंगे तो पूरा दिन खिदिर बिदिर लगेगा। चाहते हैं खिदिर बिदिर ना लगे तो क्या करना है? सो लेना है। होता है कभी कभी 3 बज जाता है सोते सोते। तारो इसको। रूटीन बहुत जरूरी है लाइफ में। स्वस्थ रहने का तरीका न तो दवाई है न खान पान है, डेली रूटीन है। हम बीमार हैं चाहे आप बीमार हैं, इसके पीछे एकमात्र कारण है रूटीन फॉलो ना होना। टाइम से खाना खाइए। जिस समय आप लंच करते हैं लंच कर लीजिए, डिनर करते हैं डिनर कर लीजिए। मैं जो करते हैं, ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट करते हैं ब्रेकफास्ट, पर जो करते हैं वो करिए। अगर मान लीजिए सुबह में आपको ब्रेकफास्ट करने की आदत है तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए। लंच करने की आदत है दोपहर में तो सबको करता है भाई, करने की आदत क्या, करना ही पड़ता है। लंच कर लीजिए, रात को डिनर कर लीजिए, लेकिन जिस टाइम करते हैं उसके आधे घंटे आगे पीछे से नहीं, ज़्यादा नीचे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। टाइम पर खाना खाइए, टाइम पर सोइए। ठंड गर्मी बरसात में अपना केयर करिए, यही स्वस्थ रहने का उपाय है। ऐसा नहीं कि कोई फ्रूट जूस ले रहा है तो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, और कोई चावल दाल खा रहा है तो कम स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। खाली कहने की बात है सारी। बस अपना रूटीन ठीक रखिए। हम लोग नहीं रख पाते। शिक्षक हैं, कभी भी क्लास लग गया, घर जा रहे 12 बजे 11 बजे, 9:30 तो क्लास लिए, 9:45 तक तो ही रहते हैं। ये नौकरी करने का टाइम थोड़े ना है। पर हम लोग एक लोभ में पड़े हैं, जिंदगी के एक भाग दौड़ में पड़े हैं, पैसे और व्यू के चक्कर में पड़े हैं कि आज व्यू कितना गया। ये व्यू इंसान की जिंदगी को खत्म कर देता है। 20-50 लोग जानते हैं आपको, बस नहीं कि आज मेरा इतना व्यू गया, 4000 लाइव व्यू, 4100 लाइव वॉचिंग है ना। कल देख रहा था 4100 लोग, 22,000 लाइव वॉचिंग। अगली बार रिकॉर्ड तोड़ देना अजय जी, तो जी सर रिकॉर्ड तोड़ देना है। नहीं, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। सब लोग सूली पे चढ़ रहे हैं, पैसे और शोहरत के चक्कर में लाइफ कहीं और छूट गया हम सभी का। हम अभी चेकअप करवाए, मान लो कोई बीमारी है नहीं, कराऊंगा तो पता चला कि 2-4 बीमारी निकल गया। सब इंसान की स्थिति ऐसी हो गई है। बिना दवाई के कोई इंसान चल नहीं रहा। 50 के बाद सब कोई ना कोई दवाई खा रहा है, कोई शुगर का खा रहा है, कोई बीपी का खा रहा है। 50 पार हुआ, दवाई शुरू। क्या भाई है ना ऐसा? हम तो देखे सबको खाते, और जो नहीं खा रहा है इसका मतलब उसका दिनचर्या ठीक रहा होगा। अभियों से ठीक कर लीजिए, ठीक है? बिगड़ा है हम तो ठीक करेंगे। अब लबासना में जाके अपना लबासना कर, हम लोग का विपाड है, विपाड में जाके अपना नंबर बदल लेंगे हम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिम निकाल कर रख लेंगे और आराम से सुबह में जगेंगे। है बहुत सारा चीज खाने का, मेनू आ गया हम लोगों का, क्या मिलेगा वहां खाना सब है, चिकन मटन सब है, पर हम खाते नहीं, नहीं कभी नहीं खाए। जूस भी है, फ्रूट सलाद भी है, फ्रूट रायता भी है। चलो बड़ा अच्छा अच्छा खाना है जी, हो गया। कभी
कभी नहीं खाया। नहीं पोल नहीं कभी। अच्छा आपके सामने कभी खाया हूं क्या? ये कहीं सुने हैं कि पहले हम खाते थे? ये हमारे साथ 2 साल पहले जुड़े, हम शाकाहारी थे उसमें। चलिए वैसे सब लोग खाइए, मछली मांस खाना कोई गलत बात नहीं है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं। खाली शराब वगैरह मत पीजिएगा, नशा से दूर रहिएगा। जीवन में कितना भी टेंशन हो जाए, गुरु जी का अगर एक वो काम करना है तो करिएगा। कितना भी टेंशन हो, जीवन खत्म होने को तब भी शराब मत पीजिएगा। शराब और सिगरेट, नशा का कोई भी चीज गलत है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी देख लीजिए, अपनी लाइफ है आपकी। आजकल तो फैशन है, अगर बड़ी पार्टियों में शराब आप नहीं पिए, इसका मतलब गांव से आए हैं, भूचड़ हैं आप, हल्का तो लेना पड़ेगा। हो गया भाई। धरती अपने एक्सिस पर घूमती है तो दिन और रात होता है, और जब सूरज की चारों ओर घूमती है तो ऋतु परिवर्तन होता है। पहली बार धरती अपने एक्सिस पर घूमती है, ये बात किसने बतलाया था? आर्यभट्ट। तो लिखिए, अब लिखना चालू कीजिए। देखिए, आर्यभट्ट फर्स्टली सेड दैट, आर्यभट्ट फर्स्टली सेड दैट अर्थ rotates on its axis. Aryabhatta firstly said that Earth rotates on its axis. Aryabhatta firstly said that Earth rotates on its axis. On its axis. हिंदी में लिखिए। आर्यभट्ट ने पहली बार कहा कि धरती अपने धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने पहली बार कहा कि धरती अपने धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट यही बगल के थे, पटना के बगल में तरेगना एक जगह है, मसौढ़ी, खगौल में भी उनका कोई नाना घर था, क्या था, तो खगौल नाम पड़ गया, खगोल के नाम पर खगौल। नहीं जी, कोई खगोल के था ना यहाँ पर, किसका घर खगोल था यहाँ का, कोई था कहीं? अच्छा, कोई होगा, बोला होगा खगोल मेरा घर है, तो भैया खगोल उन्हीं के नाम पर पड़ा। तो पटना के आदमी थे वो, इतनी बड़ी बात बता दी। ऐसे आर्यभट्ट ने और भी बात बताया, लिख लीजिए। आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा लिखिए रहे तो लिख लीजिए। लिखिए, आर्यभट्ट ने धरती के परिधि का सबसे शुद्धतम मान निकाला। लिखिए, आर्यभट्ट ने धरती के परिधि का सबसे शुद्धतम मान निकाला। आर्यभट्ट ने धरती के परिधि का, आर्यभट्ट ने धरती के परिधि का सबसे शुद्धतम मान निकाला। अंग्रेजी में लिखिए, आर्यभट्ट फाउंड प्यूरेस्ट वैल्यू ऑफ, या लिख सकते हैं आर्यभट्ट फाउंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ, या प्यूरेस्ट लिख सकते हैं एक्यूरेट वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, धरती के परिधि का सबसे शुद्ध मान किसने निकाला? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही पाई का मान भी निकाला। आर्यभट्ट फाउंड वैल्यू ऑफ पाई एट मैक्सिमम डेसिमल। आर्यभट्ट ने पाई का मान अधिकतम दशमलव तक निकाला। आर्यभट्ट ने पाई का मान अधिकतम दशमलव तक निकाला। आर्यभट्ट ने पाई का मान अधिकतम दशमलव तक निकाला। आर्यभट्ट फाउंड वैल्यू ऑफ पाई एट मैक्सिमम डेसिमल। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो से इंट्रोड्यूस करवाया, डेसिमल सिस्टम से। देखिए, आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस डेसिमल सिस्टम। इंट्रोड्यूस्ड डेसिमल सिस्टम। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली से परिचय दिलाया। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली यानी 0 से लेकर 9 तक के अंक के बारे में बताया। 0 से लेकर 9 तक के अंक के बारे में बताया। खोज नहीं किया, 0 का खोज कहाँ किया? लोग कहते हैं 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया। तो रावण के 10 सिर कैसे था पहले से?
10 नहीं जी, दशानन कैसे था वो? जीरो का खोज नहीं किया, जीरो था, दुनिया वालों को जीरो के बारे में बताया इसने। अगर बिहारी ना होता तो इतना बड़ा अंकगणित का जाल नहीं होता। ये नोट गिनते हैं ऊपर सर करके, नहीं हम बोले तो थे उसको कि मत जाना जी, फिर भी चला जाता है, गिन रहे हैं। ऐसा होता है ना, गिनने वाले बड़े एक्सपर्ट आदमी होते हैं, रोज नोट गिनते हैं, आपसे बात भी कर लेंगे। तो रमेश वहां कहे, बोले थे गया नहीं तुम? नहीं सर नहीं गए, जाना चाहिए था तुमको, रख दिया। कैशियर जो देखते हैं, बैंक वाला कैशियर देखे हैं, वो बतिया भी लेता है, उधर गिन भी लेता है। चलिए हम लोग भी गिनिएगा नोट। ईमानदारी से काम करके कमाना है, कमाना है, पर ईमानदारी से काम करके, मतलब जो सरकार से सैलरी मिले उसको कमाना है। आगे हाँ वही बात है। आगे चलिए, क्या लिखे नेक्स्ट? अच्छा, आर्यभट्ट को किताब भी लिखे थे। आर्यभट्ट किसके दरबार में थे पता है आपको? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आर्यभट्ट थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। आर्यभट्ट की 2 किताब, एक किताब का नाम तो खुद नामे पे उनका है, आर्यभट्टियम। किताब का नाम क्या है? आर्यभट्टियम। एक किताब तो उनके नामे पर है, तो करो उनकी 2 किताब। आर्यभट्टियम एक किताब, और दूसरी किताब इनकी है सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम और इनकी दूसरी किताब है सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम, इनकी दूसरी किताब है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत। नेक्स्ट आइए, अब सुनिए, गैलीलियो भी पहली बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था। देखिए, पहली बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में गैलीलियो ने बताया था। पहली बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में गैलीलियो फर्स्टली सेड अबाउट सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। गैलीलियो पहली बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था। गैलीलियो कहाँ के रहने वाले थे? अरे कहाँ के थे गैलीलियो? इटली। इटली के थे, और उनको जेल में बंद कर दिया था इसी बात को लेकर कि तुम कैसे बता दिया सूर्य ग्रहण के बारे में, ये तो पंडित जी के बताने का था, कब लगेगा ग्रहण, तो मेरा बिजनेस खा जाएगा। पैर भी कर दिया सब चर्च के पुजारी, इसी बात को लेकर जेल भेज दिया। जेल में बेचारे मर भी गए। जिस दिन कहते हैं गैलीलियो मरे, उसी दिन न्यूटन पैदा हुए। तो लोग कहता है कि न्यूटन उन्हीं के अवतार हैं, गैलीलियो के। तो न्यूटन बोले कि हम अवतार है ये हैं, तो किस बात का कॉपीराइट, किस बात का कॉपीराइट गुरु? उनका जो जड़त्व का नियम है, गैलीलियो ने दिया जड़त्व का नियम। कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ऑल ऑब्जेक्ट टेंड टू मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन until unless any external force exerted on the body। जब कोई बाहरी बल किसी वस्तु पर जब तक ना लगे तब तक वह अपनी स्थिति, गति का हो या स्थिर स्थिति हो, बनाए रखना चाहती है। ये जड़त्व का नियम था। इसी को न्यूटन ने अपना पहला गति नियम बना लिया। अब अवतार है ये है गुरु। चलिए काम आगे बढ़ाते हैं। गैलीलियो ने दूरबीन का भी खोज किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। अब 2 वस्तु ऊंचाई से गिराया जाए, अलग अलग वस्तु, 1 kg रुआ, रुआ समझते हो ना, रुई, 1 kg लोहा, वजन बराबर, और दोनों को गिराए हवा में, तो रुआ बाद में गिरेगा, पहले गिरेगा। वजन तो बराबर है, ऐसा फिर क्यों? क्योंकि हवा का बैरियर है। यदि वहां से हवा को हटा ले, एकदम वैक्यूम कर ले, तब गिराएं तो दोनों साथ गिरेगा। बात बताने वाला पहला विद्वान भी कौन था?
गैलीलियो हवा में गिराएंगे, सेम वजन भी है, फिर मटेरियल अलग अलग है तो बारी बारी से गिरेगा। लेकिन अगर हवा को हटा ले और वजन सेम हो, मटेरियल कुछ भी हो, तो साथ ही गिरेगा। ये बात किसने बताया? गैलीलियो ने। गैलीलियो बहुत बड़े विद्वान थे। खैर लिख दिया। अब आइए, गैलीलियो ने दिया जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आइए आप लोग कॉपरनिकस के बारे में लिखिए। कॉपरनिकस फर्स्टली सेड दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। कॉपरनिकस फर्स्टली सेड दैट Copernicus firstly said that Earth revolves round the sun. Firstly said that Earth revolves round the sun. Copernicus firstly said that Earth revolves round the sun in circular orbit. इन सर्कुलर ऑर्बिट लिखिए। कॉपरनिकस ने पहली बार बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। कॉपरनिकस ने पहली बार बताया कि, लिखो ना बाद में हम पर शक करना, देखो कॉपरनिकस ने पहली बार बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। शक जान तो क्या कर रहा है सब? ये वृत्त है सर, ये वृत्त न है। आप कह रहे वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, ये गलत बता रहे हैं। हम तो कहिए रहे कि हम नहीं बता रहे, कॉपरनिकस बता रहे हैं। हम शुरू में लिखे कॉपरनिकस ने कहा कि कॉपरनिकस सेड दैट, हम थोड़ा ना बोल रहे हैं रजनीश कुमार सेड दैट, तो ना गलती होता। कॉपरनिकस बोले ही गलत बात। तब लिखिए, अब शक दूर कर। इन्हीं का चेला था कॉपरनिकस का, जैसे आप हम पर शक कर रहे हैं, वैसी कॉपरनिकस का चेला था केपलर। कॉपरनिकस का चेला कौन था? उसने शक किया कि गुरुजी गलत बात है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। ये किस, सुनो पढ़ा होगा आपने प्लस 2 में, पढ़ा है प्लस 2 में, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 3 नियम था, केपलर के 3 नियम। केपलर्स लॉ पढ़े हैं फिजिक्स में? हाँ, यस यस, है ना भाई, पढ़ा होगा आपने। तो केपलर पहली बार बताया कि धरती सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में। गुरुजी का गलती काट दिया। हो गया, समझ में आ रहा है? ये हमारा कंप्लीट हुआ कुछ लिखाने वाला काम। पता है जितना स्पीड से धरती घूमती है ना, उतनी ही स्पीड से ऊपर में सैटेलाइट अगर घूमने लगे, सेम स्पीड से, अगर आप जिस गति से दौड़ रहे थे उतने गति से आपके बराबर में कोई और दौड़ने लगे, तो आदमी आपको रुका हुआ दिखाई देगा। कभी चढ़े हैं चेन वाला सीढ़ी पर, एक के साथ चलने लगे सीढ़ी, एक साथ पैर रखा वो भी, तुम भी, और देखो उसको, नीचे मत देखो, लगा रुका हुआ है वो। ऐसा होता है। रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा आपने। मोशन का मतलब, अच्छा आप मोशन में है कि नहीं, आप मोशन में है कि नहीं, आप मोशन में है कि नहीं, नहीं है मोशन में। अब मेरे तुलना में आप सभी लोग मोशन में हैं। जब किसी एक व्यक्ति के तुलना में दूसरे वस्तु का पोजीशन बदलने लगे तो उसको बोलते हैं मोशन। तो हमारे तुलना में आप भी मोशन में हैं और आपकी तुलना में हम भी मोशन में हैं। आपका पोजीशन मेरे तुलना में बदल रहा है, आपके तुलना में मेरा पोजीशन बदल रहा है। तो मोशन का डेफिनेशन ये नहीं है कि चले तबे मोशन है, नहीं। जिस वस्तु, किसी वस्तु के तुलना में किसी वस्तु का पोजीशन बदलने लगे तो मोशन है। अब आया समझ में? नहीं आया? तो गुरु कहने का मतलब यह है कि अगर उसी गति से ऊपर में घूमने लगे कौन? सैटेलाइट, उपग्रह, तो धरती से कैसा दिखाई देगा? रुका हुआ नहीं। धरती यानी भू,
और रुका हुआ माने स्थिर, तो भू स्थिर उपग्रह उसको कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं उसको। किसको? जिसकी गति पृथ्वी के गति के बराबर हो। पृथ्वी गति कितना घंटा है? 24 घंटा। जिसका घूमने का टाइम, ऐसा सैटेलाइट जो धरती के घूमने के टाइम के बराबर के टाइम लगाए घूमने में, यानी ऐसा सैटेलाइट जिसका घूमने का टाइम पीरियड भी धरती जैसा 24 घंटे हो। सैटेलाइट धरती से रुका हुआ दिखाई देगा, इसलिए नाम पड़ गया उसका भू स्थिर, जियो स्टेशनरी में रुका हुआ सैटेलाइट। और कितनी ऊंचाई पे इसको छोड़ते हैं? 36,000 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कितने किलोमीटर पे छोड़ते हैं? और कितनी होती है टाइम पीरियड घूमने का? बोलो। 24 घंटा। भूलेंगे कभी अब आप? जिस उपग्रह के घूमने का जो गति है कितना देर में घूम ले? बोलो बोलो, कितना देर में घूम ले? मूर्ति है क्या आप लोग? 24 घंटे में घूम ले तो उसे क्या बोलते हैं? हम याद है क्लास में, आप लोग नहीं है। मास्टर बोल रहा है सैटेलाइट पे घुमा रहे हैं आप लोगों को। कितनी ऊंचाई पे छोड़ते हैं? 36,000 मीटर, फीट, किलोमीटर। हो गया। अब आइए धरती। अच्छा एक चीज और, धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, और धरती अपने ऑर्बिट पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पूछा जाए कि धरती अपने एक्सिस पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5। और अपने ऑर्बिट पर कितना झुका हुआ है? कहीं भूलेंगे आप? एक्सिस छोटा है, ऑर्बिट ORBIT बड़ा है। तो ऑर्बिट पर 6.5, बड़ा नाम तो बड़ा वाला हो जाएगा 66। एक्सिस AXIS 4 गो लेटर बस, तो 23.5 डिग्री। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? भूलेंगे उसके लिए कर लिया। जितने डिग्री पर धरती झुकी है, नोट कर लिए इसको, इसको नोट कर लिए। जितने डिग्री पर धरती झुकी है उतने डिग्री पर एक एक अक्षांश खींच लीजिए। उतार लिए थे ना? उतार लिए। जितने डिग्री पर धरती झुकी है उतने डिग्री पर एक एक अक्षांश खींचिए। तो 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ऊपर वाला क्या है? नॉर्थ। नीचे वाला क्या है? साउथ। 90 डिग्री साउथ है, 90 डिग्री नॉर्थ है। हो गया। इसका नाम क्या देते हैं विद्यार्थी? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। आंसर। इसको बोलते हैं मकर रेखा।
बताइए, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। हो गया। कैसे याद रहेगा, इंपॉर्टेंट ये है। कंफ्यूजन होता है कि कौन कर्क और कौन मकर, कौन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो उनमें होता है, आर्कटिक अंटार्कटिक में एक ही जैसा नाम लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसे याद रहेगा? छोटा नाम ऊपर नॉर्थ में और बड़ा नाम नीचे साउथ में। कर्क छोटा, मकर बड़ा, आर्कटिक छोटा, अंटार्कटिक बड़ा। अगर कर्क मकर से 23.5 याद आ गया तो साउथ नॉर्थ में दिक्कत मत करना। कर्क छोटा तो नॉर्थ में 23.5 नॉर्थ, मकर बड़ा 37 साउथ, आर्कटिक अंटार्कटिक, आर्कटिक छोटा 66.5 नॉर्थ, अंटार्कटिक 66.5 साउथ। याद रहेगा कि नहीं? छोटा नाम ऊपर, बड़ा नाम नीचे, कंप्लीट हो गया। ये हमारा आज भी बात किए क्या होता है रेखाएं। अब हम लोग बात करेंगे दिन की लंबाई, कहाँ पर सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, किस दिन, सबसे बड़ी रात, सबसे छोटी। सुनते हैं ना आप लोग, दिन रात बराबर कितने तारीख को? आज नहीं, कल करेंगे। थोड़ी तबीयत नासाज है मेरी, हम चाहते तो आज क्लास भी कैंसिल कर देते, लेकिन नहीं किए क्योंकि ख़त्म करना है भाई जाने से पहले।